हेलो फ्रेंड्स, इंस्टा एम्पायर की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि किस तरह से प्राची मेम्बू अंकल को सभी के सामने एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और फिर किस तरह भीड़ प्राची को देखकर पागल हो जाते हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड ज्वाइन करना ना भूलें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। दरअसल जब मेम्बू अंकल ने प्राची को देखा तो उन्होंने मन ही मन मान लिया कि ये स्पोर्ट्स कार हो ना हो प्राची की है और इसी के साथ उनके गंदे दिमाग में एक ख्याल आया कि नक्श और प्राची के बीच जरूर कोई रिश्ता है। नक्श, तुम वाकई में कमाल के हो। पिछले 3 सालों से तुमने कुछ ना करते हुए जावेरी खानदान को आराम से उसमें रहकर सब कुछ खा पी रहे हो और अब तो तुमने अपने लिए एक अमीर लड़के को भी फंसा लिया है। मैंने तुम्हारी इस एबिलिटी को पहले नोटिस क्यों नहीं किया। मेम्बू अंकल की आंखों में नक्श के प्रति नफरत अब और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। और अनिका की पसंद की दाव देता हूँ मैं, तुम तो जावेरी खानदान के हीरा हो, हीरा, सुधरा हुआ और खुदरा हुआ हीरा। क्योंकि मेम्बू अंकल ने ये शब्द जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कही थे, इसलिए आजू बाजू में खड़े हुए लोगों ने मन ही मन सुन लिया था और वो सभी लोग नक्श को देखकर तरह तरह की बातें करने लगे थे। ओह, तो ये है जावेरी खानदान का दामाद जो घर में रहकर घरवाली के साथ और बाहर वाली के साथ मज़े ले रहा है। मैंने तो सोचा था कि जावेरी खानदान का दामाद काफ़ी अमीर होगा, लेकिन यहाँ तो ये दामाद अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के साथ घूम रहा है। इसके पैसों पर तो पूरी तरह से अय्याशी कर रहा है ये तो। यार, मैं भी तो बहुत हैंडसम हूँ, मुझे भी ऐसी अमीर लड़की क्यों नहीं मिलती हैं। मुझे तो लगता है अनिका वाकई में अंधी है, वरना इस तरह के घोंचू को वो कभी पसंद नहीं करती। जब आसपास के लोगों के मुंह से नक्श ने यह सब सुना तो उसका चेहरा अब और भी ज़्यादा गंभीर हो गया था, एकदम कड़क। हालांकि प्राची जो नक्श के ठीक बाजू में बैठी हुई थी वो अचानक अपनी सीट से उठी और वो ये सब सुनकर ज़्यादा फ्यूरियस हो गई थी। और बाहर निकलने के बाद उसने देखा कि सभी लोग उसको ही देख रहे थे और तुरंत ही मेम्बू अंकल की तरफ बढ़ी। इस समय मेम्बू अंकल का पूरा ध्यान प्राची के फिगर पर था, जिसको देखने के बाद उनका मन डोलने लगा था कि तभी अचानक से सभी ने एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ सुनी। तेरी ये हिम्मत कि तूने मुझे मारा, तू जानती भी है कि मैं कौन हूँ। मेम्बू अंकल पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो गए थे। क्या तुम नहीं जानते कि ये जावेरी खानदान का दामाद है? थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट की होती ना तो ये तुम्हारे गाल पर मेरे हाथों की 5 उंगलियां नहीं चकती। मेम्बू अंकल के सेक्रेटरी जो उसके बाजू में बैठी थी वो भी इस मजारे को देखकर पूरी तरह से सरप्राइज थी। तेरी तो। जैसे ही मेम्बू अंकल ने ये कहा वैसे ही प्राची ने उल्टा जवाब देते हुए बोली, क्या तेरी तो? तू क्या समझता है अपने आप को? क्या अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझते हो? जाओ, मैंने मारा, अब बता तुम क्या कर लोगे? कड़क अंदाज में बोलते हुए प्राची ने मेम्बू अंकल से अकेले ही लड़ बैठी थी। तू जानती भी है कि मैं कौन हूँ? मैं तेरा वजूद मिटा सकता हूँ। एक तरफ मेम्बू अंकल चमाट खाने के बाद कुछ न कुछ बड़बड़ाते जा रहे थे तो भाई दूसरी तरफ प्राची को देखकर लोगों का दिल भी काबरा बाबरा हो रहा था। यार, इस ब्यूटी की तो सिर्फ बॉडी ही हॉट नहीं है बल्कि इसका तो टेम्पर भी हॉट है। हाँ भाई, ऐसी लड़कियां तो सिर्फ मैं ही डिजर्व कर सकता हूँ। तुम सब लोग तो अपना मुंह बंद करो वरना तुम्हारे मुंह में मक्खियाँ घुस जाएंगी। भीड़ में मौजूद लोग धीमी आवाज़ में प्राची को लेकर अंदर ही अंदर अपने ख्याल पका रहे थे। ऊंची आवाज़ में प्राची को अपॉइंट करने की गलती वो नहीं कर सकते थे। उसी समय प्राची ने नक्श की ओर देखा। जब उसने नक्श के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसका कॉन्फिडेंस अब और भी ज़्यादा बढ़ गया था। और बढ़ता भी क्यों नहीं भाई, उसके साथ भानुशाली ग्रुप का CEO जो उसके साथ बैठा था, उसे डरने की अब क्या ज़रूरत थी? जिसका खुद का वजूद हिला हुआ हो वो दूसरों का क्या वजूद हिलाएगा? प्राची ने मेम्बू अंकल को पूरी तरह से आर्गुमेंट कर दिया था। इस समय मेम्बू अंकल के पास बोलने को कुछ भी नहीं था। अपने सेक्रेटरी के सामने वो एक लड़की से चपेट खा चुकी थी और तो और वो भीड़ में पूरी तरह से बजाती भी जा रही थी। उनकी आंखों में नक्श और प्राची के लिए गुस्सा भभक रहा था। खूब सारी धुलाई करने के बाद प्राची जब पीछे मुड़ी और मेम्बू अंकल की बैंड बजाने के बाद उसने नक्श की तरफ देखा। कार में बैठने के बाद उसने कहा, क्यों जीजू, मज़ा खूब आ भी क्यों? नक्श ने भी मुस्कुराते हुए कहा। नक्श ने फुल सेटिस्फाइड होते हुए कहा, क्यों मज़ा नहीं आएगा? मुझे लगता है कि आगे भी ऐसा ही ट्रैफिक जाम होगा। आपको मुझे घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे पीछे अपना कीमती समय बर्बाद करो। प्राची ने कंटिन्यू होते हुए कहा, आप मुझे यहीं उतार दो, मैं दूसरी साइड से ऑटो लेकर निकल जाऊंगी, आप चले जाइए।
ज़्यादा फिजिबल मत हुई आप मेरे लिए, ध्यान से जाना, नक्श ने भी सिर हिलाते हुए कहा। जैसे ही प्राची कार से उतरकर दूसरी तरफ से जाने लगी, भीड़ में खड़े सभी लोग अचानक से मुड़ जा गए, क्योंकि उनके मंचलों के दिल टूटने की आवाज़ सुनाई देने जो लगी थी। नक्श, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं इस बारे में अनिका को बताऊंगा? थप्पड़ खाने के बाद भी मेम्बू अंकल के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान नाच रही थी, लेकिन नक्श ने अगले ही पल उस मुस्कान को उसके चेहरे से फेंक दिया। उस रात इरफान भाई ने जो आपको सबक सिखाया था, क्या आप भूल गए? वो शातिर मुस्कान अब नक्श के चेहरे पर नाचने लगी थी। उसी समय ग्रीन सिग्नल हुआ और नक्श हवा से बातें करते हुए अपनी कार में लेकर फुल स्पीड में निकल गया। अगर वो कार उस लड़की की होती तो वो लड़की ऑटो लेकर नहीं जाती, यानी ये कार नक्श की ही है। अनिका ने जरूर अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाकर जावेरी खानदान के पैसों से खरीदी होगी। ये बोलते हुए नक्श को बाहर जाते हुए देखकर मेम्बू अंकल ने बड़बड़ाते हुए कहा। अगर नक्श ने अभी मेम्बू अंकल के मुंह से ये सब सुन लिया होता तो उसके लिए ये जॉब अब मिलीनियम होता। नक्श ने वो स्पोर्ट्स कार कल ही खरीदी थी और इससे जावेरी खानदान का कोई लेना देना नहीं था। आज चित्रा ने जिस तरह से नक्श के साथ बिहेव किया, उसे ध्यान में रखते हुए नक्श का वापस घर जाने का मन नहीं था। नक्श ने अपनी कार को भानुशाली ग्रुप की ऑफिस की तरफ और कंपनी की तरफ बढ़ा दिया था। वो सीधे अपने ऑफिस गया। नक्श सीधा अपने कैबिन में गया और उसने अनिका को मैसेज किया कि वो आज रात घर नहीं आएगा। उसी समय सेक्रेटरी नंदिता अपने हाथ में 2 बॉक्स लेकर सामने प्रकट हुई। उसने दोनों बॉक्सेस को रखा और बोली, सर, होटल प्राइम स्टार की तरफ से मिस्टर कार्तिक और अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से हिमानी मैम यहाँ से मिलने आई हैं। उन्होंने कहा, ये गिफ्ट आपके लिए है। हिमानी और कार्तिक? ये बोलते हुए नक्श ने अपना फ़ोन नीचे रखा और उसकी आंखों में चमकता हुआ डाउट दिखाई देने लगा था। जी सर। जैसे ही नंदिता ने अपना सिर लाया, कार्तिक और हिमानी की बात सुनकर अपीरियंस को ध्यान में रखते हुए वो काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहे थे। साथ ही साथ वो ये देखना चाहती थी कि उन दोनों नक्श के लिए आखिर क्या भेजा होगा, लेकिन उसके लिए अरमान नक्श ने पूरे नहीं किए। ठीक है, समझ गया, तुम जाओ और अपना काम करो, हाथ हिलाते हुए नक्श ने जेंटल अंदाज में कहा। नक्श को बहुत अच्छे से पता था कि कार्तिक ने उसे पहले भी एक पिल दी थी, जो काफ़ी उस पिल को खाने के बाद नक्श के शरीर में बदलाव आ गई। ये सब सोचते हुए जब नक्श ने कार्तिक का बॉक्स खोला तो उसमें एक और पिल थी। इस बार रेड पिल भेजी है। ये देखकर नक्श का माथा फिर से चकराने लगा था और नक्श को उस पिल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए बिना कोई सोचे समझे उसने वो पिल ले ली थी। लेकिन इस बार तो नक्श इस पिल के फंक्शंस को अच्छे से समझना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत ही कार्तिक को कॉल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ वैसे ही नक्श ने कहा, कार्तिक, क्या तू बिजी तो नहीं है ना? ये बोलते हुए कार्तिक ने बोला, क्या बात है ब्रो, मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ। नक्श ने चौंकते हुए कहा, मैं इस बार तुमसे यार एक पिल के बारे में पूछना चाहता हूँ, कम से कम ये तो बता दी ये पिल अब मेरे किस काम की है। कार्तिक ने धीमी आवाज़ में कहा, यार ये पिल ना तेरे बहुत काम की है, उस वाली पिल से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाली है, उसकी मेडिसिन पहले वाली से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और तू डर मत, ले ले, ये तेरे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तू जा और अपना काम कर। जब नक्श ने कार्तिक के मुंह से उस रेड पिल के फंक्शन को सुना तो अचानक से उसके सिर में तेज़ दर्द होने लगा था। कॉल कट करने के बाद नक्श की आंखें उस पल पर ही गड़ी हुई थी। पहली बार पिल खाने के बाद की फीलिंग नक्श अभी भी याद नहीं कर पा रहा था, और यहाँ तक कार्तिक ने अब दूसरी पिल भी भिजवा दी थी। ऐसे खाऊं या नहीं खाऊं? कुछ पिल को देखकर नक्श बेचैन होने लगा था। नक्श ने भी थोड़ी देर बाद सोचा और फिर उसे लगा कि कार्तिक यार उसे नुकसान क्यों पहुँचाएगा, इसलिए नक्श ने उस रेड पिल को हटाया और सीधा अपने मुंह में ले लिया। कार्तिक को उस पिल को लेने के लिए पानी की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, मुंह में जाते ही सीधे घुल गई और उसके गले से नीचे भी उतर गई थी। लेकिन अगले ही पल नक्श ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर आग की लपटों में जल रहा है। उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा और कांपते हुए वो जमीन पर ही गिर गया। कुछ ही सेकंड्स में नक्श की आंखें बंद हो गईं और जब वो बेहोश हो गया, आधे घंटे बाद उसे जब होश आया तो उसने महसूस किया कि इस बार उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। मन ही मन उसने सोचा, कार्तिक, इस बार तुमको जिसने भी ये पिल भेजी है ना, उसने तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया, शायद ये असली पिल थी। उसी समय अचानक से नक्श का फ़ोन बजा और उसने हड़बड़ाते हुए उस फ़ोन को उठाया। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी बात नक्श से हो रही है? एक लड़की की मधुर आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर नक्श चौंक गया। कौन बोल रही हो? नक्श ने भी कन्फ्यूज होते हुए पूछा। मेरा नाम जूली देसाई है,
हम होटल में पहले भी मिल चुके हैं। जब नक्श ने यह सब सुना तो उसके अचानक से याद आया कि ये वो खूबसूरत महिला है जो कल्याणी जी की बर्थडे पार्टी में आई थी और जिसके लिए वो पागल मैम्बो अंकल से लड़ भी गया था। मिस जूली बताइए, आपने मुझे कैसे याद किया अचानक से? नक्श के मन में डाउट आने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिस जूली ने उसे कॉल क्यों किया। उस रात उन दोनों के बीच ऐसी वैसी कोई बात भी नहीं हुई थी, फिर इस तरह अचानक से कॉल करना ये सब आखिर क्या है? सॉरी मिस्टर नक्श, मैं तो बस ये पूछना चाहती हूँ कि उस दिन कल्याणी जी के बर्थडे पार्टी में जो एंटी तलवार तुमने लाए थे, क्या वो तुमने ही दी थी ना उन्हें? मिस जूली ने नक्श से पूछा। क्यों? नक्श को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बात सच है कि उस दिन कल्याणी की बर्थडे पार्टी में नक्श कल्याणी के लिए तलवार लेकर आया था, लेकिन इससे पहले कि वो भीड़ के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाता, बिहान बजाय ने उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। और उसके बाद तो आप सभी को पता ही है क्या हुआ। उसके बाद नक्श गुस्से से वो एंटीक तलवार लेकर चला गया था। क्या वो तलवार अभी भी तुम्हारे पास है? ये बोलते हुए मिस जूली कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड लग रही थी। वो तलवार तो किसी काम की नहीं है। क्या तुम्हें उस तलवार में इंटरेस्ट है? नक्श ने भी छेड़ते हुए कहा। नक्श, शायद जावेरी खानदान के लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग बेवकूफ़ हैं। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारे पास जो एंटिक तलवार है वो राजा वीरभद्र सिंह की है, जो 11वीं शताब्दी में हुआ करते थे। इस बार मिस जूली की टोन कुछ ज़्यादा ही आर्गुडेंट लग रही थी। ये सुनते ही नक्श की दोनों बौहें ऊपर की ओर उठी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस जूली की तरफ से ऐसा सिचुएशन सुनने को मिलेगा। नक्श, ठीक है, तो तुम्हें आकर मुझसे क्या चाहिए? नक्श ने भी इंटरेस्टेड दिखाते हुए पूछा। परेशान मत हो नक्श, मुझे तुमसे वो तलवार नहीं चाहिए। मुझे तो बस उस तलवार की कुछ फ़ोटोज लेनी है। एक बार उस तलवार को अपने हाथों में लेकर देखना चाहती हूँ। मिस जूली बहुत ही ज़्यादा रिजर्व साउंड कर रही थी। अच्छा, तो आपको वो तलवार मुझसे कब लेनी है? ये सब तुम्हें काम कब करना है? रियली, अगर तुम अभी फ्री हो तो तुम मेरे एंटिक स्टोर आ सकते हो। मैं तुम्हें अपने एड्रेस भेज देती हूँ। मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगी। एक्साइटेड होते हुए मिस जूली ने कहा। दरअसल मिस जूली को लगा था कि नक्श तुरंत ही मना कर देगा, क्योंकि उस दिन जो उसके साथ किया था उसमें मिस जूली का भी इन्वॉल्वमेंट था। तो ऐसे में नक्श उसे वो तलवार क्यों दिखाएगा जो सिर्फ लेजेंड्स के पास थे, और उस तलवार को बहुत कम लोगों ने भी देखा था। उन्होंने उसकी रचना सिर्फ लिख कर ही बताई थी, किसी के पास भी उस तलवार की फ़ोटो भी नहीं थी। क्या नक्श मिस जूली की एंटिक स्टोर जाएगा, या फिर वहाँ पर भी कोई नया कांड उसका इंतजार कर रहा था? क्या नक्श और मिस जूली के बीच कुछ ऐसा होगा जिससे ये कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी? नक्श ने अनिका को मैसेज करके बोल दिया था कि वो आज रात घर पर नहीं आएगा। क्या इस बात से अनिका को कोई फ़र्क पड़ने वाला था? अनिका का रिएक्शन, अनिका के मामा कौन से स्पेशल काम के लिए आ रहे थे, और ये लॉटरी लगने जैसा क्या चक्कर है? आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर स्टोरी।